नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। रीट का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो चलिए हम आज की क्लास में इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, बालक जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसके वृद्धि और विकास को दो मुख्य कारक सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब वो दो कारक कौन से होंगे? पहला कारक होगा आंतरिक कारक, या हम कह सकते हैं इंटरनल फैक्टर्स, जो कि बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा। और दूसरा हम कह सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर या बाह्य कारक, जो भी बच्चे के विकास या वृद्धि के लिए एक इम्पॉर्टेंट हम फैक्टर कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बच्चे पर जरूर पड़ेगा। तो ये दोनों ही कारक, देखिए आंतरिक कारक में हम कह सकते हैं कि भाई पेरेंट्स से जो गुण बच्चे में आए हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस के थ्रू, हेरिडिटी के थ्रू, वो कारक जो है वो मुख्य रूप से आंतरिक कारक के अंतर्गत आ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई जो पेरेंट्स होते हैं, अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चा जो होगा वो भी लंबा होगा। तो ये कारक जो है बालक की शारीरिक वृद्धि से संबंधित अगर ये हम देखते हैं एक पॉइंट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वातावरण का प्रभाव कम, लेकिन वंशानुक्रम का प्रभाव जो है वो ज्यादा होगा। तो ये एक आंतरिक कारक का प्रभाव हो सकता है। बच्चा जो है अपने आसपास के समाज से कुछ चीजें सीख रहा है, या विद्यालय जाकर कुछ बातें सीख रहा है, उनको ग्रहण कर उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीज किसके अंतर्गत आ जाएंगी? वो वातावरण या बाह्य कारक के अंतर्गत आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ जो फैक्टर्स हैं वो आंतरिक होते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि उसके माता पिता के जो बायोलॉजिकल हम कह सकते हैं कि भाई उनके डीएनए या गुणसूत्रों के माध्यम से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसमिट हुए हैं, हेरिडिटी जिसे हम कहते हैं। और एक बच्चे के विकास को कौन प्रभावित करेगा? बाह्य कारक करेंगे। समाज हो गया, विद्यालय हो गया, उसका आसपास का वातावरण, उसके दोस्त, कहीं ना कहीं बच्चे की वृद्धि या विकास के लिए प्रभावित करने वाले कारकों में से वो मुख्य कारक होंगे। तो इसके अलावा हम बहुत सारे कारक देख सकते हैं जो कि बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो पॉइंट वाइज पॉइंट हम देख लेते हैं। पहला हो जाएगा वंशानुक्रम, जिस पर हमने अभी चर्चा की, इनहेरिटेंस के बेसिस पर, कि अगर बच्चे के पेरेंट्स जो हैं उनके गुण बच्चे में ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच ट्रांसमिट फ्रॉम their parents to next generation, that is due to inheritance, ठीक है। हेरिडिटी या इनहेरिटेंस की वजह से क्या होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, कुछ गुण जो होते हैं, वो माता पिता से बच्चे में ट्रांसमिट हो जाते हैं। लंबाई का हमने एग्जांपल देखा कि अगर बच्चे के माता पिता लंबे हैं तो प्राय ये देखा जाएगा कि बच्चा जो है वो भी लंबा होगा। अगर माता पिता के बाल एकदम घुंघराले हैं तो देखा जाएगा कि बच्चे के बाल भी उसी प्रकार के घुंघराले होंगे। तो ये एक जो बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किससे रिलेटेड हो सकता है? उसका एक आंतरिक कारक, जिससे वंशानुक्रम कहा जाएगा। दूसरा मुख्य कारक क्या हो जाएगा? बच्चे का वातावरण, ठीक है। बच्चा जो है अपने आसपास के वातावरण से जो सीख रहा है वो भी वृद्धि और बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक होगा। तीसरा हो जाएगा जन्म क्रम, ये भी एक मुख्य कारक है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि पहले बच्चे की तुलना में जो दूसरा और तीसरा बच्चा जो होता है वो चीजों को जल्दी समझ लेता है, या उसकी एक्टिविटीज थोड़ी जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि वो जो पहला बच्चा है, बच्चे सेकंड या थर्ड बच्चे उनका अनुकरण करके जल्दी जल्दी उन चीजों को सीखने लगते हैं। तो सामान्यतः यह भी माना जाता है कि जन्म क्रम भी बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। चौथा मुख्य पॉइंट हो जाएगा आयु, ठीक है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है बच्चे का मानसिक विकास जो है वो भी होने लगता है। साथ ही देखिए, शुरुआत में हड्डियां, जो शरीर है थोड़ा लचीला होता है, लेकिन धीरे धीरे आयु के साथ इसमें भी कठोरपन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं बालक के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए और साथ ही मेंटल डेवलपमेंट में आयु का रोल भी रहेगा, एज का रोल भी रहेगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौथा पॉइंट हो जाएगा। पांचवा पॉइंट हो जाएगा बुद्धि, ठीक है। देखा होगा बुद्धि, जो इंटेलिजेंस है, जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होंगे वो प्राय जल्दी चलना सीख जाते हैं, जल्दी बोलना सीख जाते हैं। लेकिन मंद बुद्धि के बच्चे जो हैं उनमें चलने का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा धीरे होगा, लेट बोलना शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी बच्चे की वृद्धि और विकास को, जो बुद्धि है, वो भी प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं
ये ग्रंथियां कुछ हार्मोन्स जो होती हैं वो रिलीज करती हैं, और ये जो हार्मोन होंगे वो शरीर की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए ज़रूरी होते हैं। हमारी बॉडी से बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं, हम डिटेल में भी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर चर्चा कर चुके हैं कि भाई थायराइड ग्लैंड होती है हमारे शरीर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ग्लैंड्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, पीनियल ग्लैंड है। तो ये सभी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो विशेष प्रकार के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। अगर किसी रीजन से बच्चे के अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रिलीज होने वाला हार्मोन में अगर इम्बैलेंस होता है तो वो भी बच्चे की वृद्धि और विकास में रुकावट ला सकता है। इसके अलावा लिंग, ठीक है, जनरली ये देखा जाता है कि बालिकाएं जो हैं उनका मानसिक विकास और हम कह सकते हैं सेक्सुअल जो मैच्योरिटी होती है वो बालकों की तुलना में जल्दी होती है। तो ये 7वां पॉइंट हो जाएगा लिंग से संबंधित। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है पोषण, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पोषण या फिर कुपोषण, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बच्चे के डाइट की, ठीक है, बैलेंस डाइट जो है वो बच्चे को मिलनी चाहिए। बैलेंस डाइट कैसे कहते हैं कि एडिक्वेट अमाउंट में बच्चे को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, इन सभी का कॉम्बिनेशन या एडिक्वेट अमाउंट बच्चे को कंप्लीट डे में दिया जाना चाहिए, उसे कहा जाएगा बैलेंस डाइट। और उस न्यूट्रिशन अगर बच्चे को मिलते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के वृद्धि और विकास को करने में सहायक होंगे। इसी के विपरीत बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। माल न्यूट्रिशन का शिकार होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। भाई बच्चे को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, या फिर बच्चा बासी फूड ही खा रहा है, ठीक है, या फिर घर की इनकम ही इतनी नहीं है कि वो लोग प्रॉपर खाना खा सके। तो इन सब रीजंस की वजह से क्या होता है, बच्चा कई बार कुपोषण का शिकार हो जाता है, बच्चा कुपोषित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो भी बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए बहुत जरूरी है। अब इसी के अलावा रोग, ठीक है, कई बार अगर कोई बच्चा किसी डिजीज से ग्रसित हो गया है, रोग से ग्रसित हो गया, तो कहीं ना कहीं वो जो बीमारी है बच्चे के विकास को अवरोधित करेगी, रोकने की मतलब उतना उस प्रकार से वृद्धि या विकास नहीं हो पाएगा जितना कि एक रोगहीन व्यक्ति का हो सकता है। तो एक रोग भी कारक हो सकता है बच्चे के विकास के संदर्भ में। और इसी के अलावा एक हो जाएगा शुद्ध वायु और प्रकाश। जो बच्चे जो है शुद्ध हवा, शुद्ध प्रकाश का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वो उनका विकास जो है वो अच्छी तरीके से होगा। अगर बच्चे को शुद्ध वायु नहीं मिली है, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिली है, तो विटामिन डी की कमी कहीं ना कहीं होगी और इससे बच्चे के विकास पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी के अलावा खेल और व्यायाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो खेलना और व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे प्रॉपर इस रूटीन को करते हैं, खेलते हैं और हम कह सकते हैं कि वो व्यायाम भी समय से करते हैं, तो वृद्धि और विकास जो है बच्चे का सही दिशा में होगा, प्रॉपर होगा। इसके विपरीत ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो बच्चा जो है उसके विकास पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम कह सकते हैं जो कि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। कुछ कारक बाह्य कारक हैं, कुछ हमने देखे आंतरिक कारक हैं। तो सब मिलाकर बच्चे के विकास के लिए ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।